रीबर्थ ऑफ माई लव इन नॉवल वर्ल्ड। एपिसोड 5। पहले तो वो शूटर भी राही और निधान का पीछा करता है, पर फिर ये सोचकर लौट जाता है कि निधान उस जंगल में नहीं बच पाएगा। अब आगे। वही दूसरी तरफ गौतम हाउस। ये एक साधारण सा 2 मंजिल का घर था, जिसे देखकर ही ये साफ पता लगाया जा सकता था कि ये घर एक मध्यम वर्गीय परिवार का है। वही उस घर के एक कमरे में एक औरत बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। ये वही औरत थी जो रास्ते पर भागते समय मुगदहल की कार के सामने आ गई थी। दरअसल ये मुगदहल का ही घर था। तभी धीरे धीरे उस औरत को होश आने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, आह, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। फिर अपने आसपास देखते हुए कहती है, मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो अपने आप पर गौर करती है तो पाती है कि उसके कपड़े भी बदल गए हैं और उसने एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और उसकी बॉडी भी फ्रेश लग रही है, साथ ही उसके बाल भी धुल गए हैं। कि तभी उस कमरे में एक 45 साल की औरत आती है, जिसने एक पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों का एक साधारण सा जुदा बनाया हुआ था। वो लेडी रूम में आकर जब उस लेडी को उठा हुआ देखती है तो मुस्कुरा कर कहती है, अरे आप उठ गई, अच्छा हुआ कि अब आप ठीक हैं। फिर अपने हाथ में पकड़ी ट्रे में से सूप के बाउल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लीजिए आप सूप पीजिए, इससे आपको एनर्जेटिक फील होगा। उस लेडी की बात सुनने के बाद वो औरत एक नज़र सूप को देखकर उस लेडी से सवाल करते हुए पूछती है, आप कौन हैं और मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तो वो महिला मुस्कुराती हुई कहती है, जी मेरा नाम नम्रता है और आप अभी इस समय मेरे घर में हैं। दरअसल आपको मेरी बेटी यहाँ लाई है। इतना कहकर नम्रता जी उस औरत को जितना उन्हें मुगदहल ने बताया था वो सब कुछ बताती है। फिर नम्रता जी उस औरत से उसका नाम पूछती है तो वो औरत हल्का मुस्कुराती हुई अपना नाम बताती है, मेरा नाम गौतमी है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नम्रता जी कहती है, अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक्स कहने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और फिर नम्रता जी वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद गौतमी जी कुछ सोचने लगती है। वही दूसरी तरफ जंगल में राही निधान को लेकर जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी, पर अब उसके लिए एक कदम भी और चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बार बार एक तरह से गिरने की वजह से उसकी कमर में चोट लग गई थी, जिस वजह से अब राही के लिए निधान का वजन उठेलना मुश्किल हो गया था। वैसे भी निधान राही से काफी भारी थी और अब चारों तरफ से अंधेरा भी हो चला था। इसीलिए राही आसपास रुकने के लिए जगह ढूंढने लगी, क्योंकि बीच जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता था। कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक गुफा दिखाई दी, जिसके प्रवेश द्वार को पत्तों से बंद किया गया था। इसीलिए राही कुछ सोचकर निधान को लेकर उस गुफा के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक पत्ते का बिस्तर बना हुआ है और वहां एक दिया जल रहा है, साथ ही आसपास कुछ तीर और पत्ते भी गिरे पड़े थे। शायद यहाँ कोई पहले किसी जानवर का शिकार करने के लिए रुका हुआ था। जब राही को वहां कोई नहीं दिखा तो उसने निधान को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। निधान अब तक बेहोश हो चुका था। निधान को लिटाकर राही ने सोचा, राही क्या करूं, मुझे तो गोली भी नहीं निकालनी आती है और पता नहीं ये सिस्टम भी कहाँ मर गया जो जवाब नहीं दे रहा, पर मैं निधान को भी कुछ नहीं होने दे सकती, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर राही आसपास कुछ ढूंढने चली जाती है। कुछ देर बाद राही निधान के पास आती है। उसके हाथों में एक पट्टों का दोना था, जिसमें पास ही की नदी का पानी भरा हुआ था। साथ ही उसके पास कुछ पत्ते और तीर थे। पहले तो राही थोड़ी झिझकती है, पर फिर निधान के बारे में सोचकर निधान के पास बैठकर आराम से उसकी शर्ट उतारकर पानी से उसका घाव साफ करती है। और फिर उस तीर से पत्तों में गोली निकल लेती है। चूंकि गोली ज्यादा अंदर तक नहीं धसी थी और क्योंकि गोली खून से सनी हुई थी, इसलिए राही को भी पता नहीं चलता कि गोली लकड़ी की है। फिर वो अच्छे से उसका घाव साफ करके अपनी ड्रेस के कोने को फाड़ करके उसकी पट्टी कर देती है, क्योंकि वहां आसपास कोई और बिस्तर नहीं था और निधान को ठंड भी लग रही थी, जो कि उसके बेहोशी में कैल्पना पेय की मात्रा से साफ पता चल रहा था। इसलिए राही उसे गले लगा कर ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस गोदाम में राही और निधान के वहां से जाने के बाद वहां जो राही के होठों पर कटाने की वजह से खून गिरा था, वो अचानक से उबलने लगता है। फिर वो खून अचानक से लाल से नीले रंग में बदल जाता है और फिर बर्फ की एक पतली परत बनकर उस पूरे गोदाम को ढक लेता है। और फिर अचानक से उस पूरी बर्फ की परत पर दरार बन जाती है और वो टूटकर चारों तरफ बिखर जाती है और हवा में गायब हो जाती है। साथ ही उस बर्फ की परत के साथ खत्म हो जाता है उस गोदाम का और उसके अंदर की लाशों का अस्तित्व। साथ ही जहां निधान का खून गिरा था वो भी उस बर्फ की परत के पीछे पीछे चमकते हुए हवा में गायब हो जाता है।
मानो वो नीला खून निधान के खून को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ वो शूटर जब अपनी जगह पर वापस आता है तो वो जोकर मैन कॉल करके बताता है कि निधान को वुड बुलेट लग चुकी है और अब तक वो मर भी चुका होगा। तो इस पर जोकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जोकर, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था अली तुम अपना काम बखूबी करोगे, तभी तो मैंने तुम्हें ये टास्क दिया था। अच्छा अब जल्दी से वुल्फ डेमन की बॉडी मेरे पास लाओ, मुझे उसकी बॉडी चाहिए। तो इस पर अली डरते हुए कहता है, अली पर जोकर वुल्फ डेमन को वो मून गर्ल मुझसे बचाते हुए जंगल के बहुत अंदर ले गई, जिस वजह से मैं उसे नहीं पकड़ पाया। तो जोकर अली पर चिल्लाते हुए कहते हैं, जोकर, अली मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तुम जानते नहीं हो कि अगर वुल्फ डीमन की बॉडी नहीं मिली तो क्या हो सकता है। मुझे वुल्फ डीमन की बॉडी चाहिए, चाहे कहीं से भी कुछ भी करो, जल्दी। अली, ओ ओके जोकर। वही दूसरी तरफ जंगल की गुफा में रात काफी गहरा गई थी और बहुत देर से न पे छोटी ई की मात्रा दयालना का ख्याल रखने की वजह से और दिन भर की भागम भाग में राही बहुत थक गई थी, जिस वजह से वो इस तरह की गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी अचानक बाहर मौसम बदल जाता है और जोर जोर से बारिश होने लगती है। कि तभी राही है जो निधान के पास ठंड की वजह से बिल्कुल उससे चिपक कर सोई हुई थी कि तभी उसके माथे पर एक आधे चांद का निशान उभर आता है, जिस पर से सफेद रोशनी निकल रही थी और उसके हाथ जो निधान के सीने पर उसकी चोट के काफी करीब थे उससे भी सफेद रोशनी निकलने लगती है, जिस वजह से वो गुफा पूरी तरह सफेद रोशनी से ढक चुकी थी। फिर अचानक से सब नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह जंगल में पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनकर निधान की आंखें खुलती हैं, तो वो अपनी आसपास देखकर ये समझने की कोशिश करता है कि वो इस वक्त क्या है और उसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था तो वो उठने की कोशिश करने लगता है, तो उसे अपने शरीर पर कुछ भारी सा एहसास होता है। जब निधान अपने ऊपर देखता है तो वो पाता है कि राही पूरी तरह उसके ऊपर लेटी है। ये देखकर वो धीरे से मुस्कुराता है और फिर राही को साइड लिटाकर अपनी बॉडी चेक करता है, तो वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसकी चेस्ट पर कोई चोट नहीं है, जिस पर निधान शॉक होकर सोचता है, निधान, माना कि मेरी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं पर वुड बुलेट की चोट नहीं। तो फिर इतना कहकर वो राही की तरफ देखता है तो उसका ध्यान राही के सिर पर धुंधले होते चांद के निशान पर जाता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए खुद से कहता है, निधान, चांद का निशान, इसका मतलब मेरी चांद की शक्तियां वापस आ रही हैं और उसी वजह से मेरी चोट ठीक हुई होगी। निधान अभी खुद में खुश हो ही रहा होता है कि तभी राही की नींद खुल जाती है और जब उसे समझ आता है कि वो इस समय कहाँ है और उसके और निधान के साथ कल क्या हुआ था, तो वो तुरंत बैठ जाती है और निधान को उठा देख उसकी फिक्र करते हुए उसके कंधे को पकड़ते हैं और उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, राही, निधान, आप ठीक तो हैं ना, और अब आपकी चोट कैसी है। इतना कहकर जब वो निधान की चेस्ट की तरफ देखती है तो वो ये देखकर शॉक रह जाती है कि वहां पर कोई चोट नहीं है और निधान एकदम फिट है। तो वो खुद में ही सोचते हुए कहती है, राही, क्या उपन्यासों में ऐसा ही होता है कि जिसको भी चोट लगती है उसकी चोट ऐसे ही अपने आप एक रात में ठीक हो जाती है। फिर वो सिस्टम को आवाज लगाती है तो इस बार सिस्टम रिप्लाई देता है, तो राही पहले उससे थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, राही, मिस्टर एस, मैं तुम्हें कब से बुला रही थी, फिर तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। पता है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी। इतना कहकर वो उसे सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ अभी तक हुआ था और फिर वो उससे निधान की चोट के इतनी जल्दी ठीक होने के बारे में पूछती है। तो सिस्टम कहता है, सिस्टम नहीं, रॉयल ही नोवेल वर्ल्ड में भी जिसको चोट लगती है उसे दर्द होता है, पर निधान के पास कुछ सुपरपावर है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी चीज भी कर सकता है जो आम लोग नहीं कर सकते। तो रॉयल ही इस नोवेल वर्ल्ड की कोई खास पावर समझकर निधान से कोई सवाल जवाब नहीं करती। वही निधान ने भी रॉयल ही और सिस्टम की बातें सुनी थी, क्योंकि राही ने अभी भी उसका चेहरा पकड़ा हुआ था। जब राही देखती है कि उसने अभी भी निधान का चेहरा पकड़ा हुआ है और निधान उसे घूर रहा है, तो वह शर्मिंदा होकर उसके चेहरे से अपने हाथ हटा लेती है और उनके बीच की स्थिति को अजीब होने से बचाने के लिए वह गुफा से बाहर चली जाती है। उसकी हरकतें देखकर निधान धीरे से मुस्कुराता है और फिर वह भी उसके पीछे पीछे गुफा से बाहर चला जाता है। जंगल में गुफा से बाहर आकर निधान जब आसपास देखता है तो वो पाता है कि वो घने जंगल के बीचों बीच किसी गुफा के पास है। कि तभी उसकी नज़र उसी गुफा के पास बनी एक नदी पर जाती है, जहां झरने में से पानी बहकर नदी में जा रहा था। वो नज़ारा दिखने में काफी खूबसूरत था।
कि तभी उसकी नज़र राही पर जाती है जो झरने के बीचों बीच एक पत्थर पर खड़ी भीगकर खुश हो रही थी। तो वो बस राही को देखते ही रह जाता है, चूंकि राही इस टाइम बहुत प्यारी लग रही थी। असल में जब राही गुफा से बाहर आई तो उसकी नज़र नदी के पास बनी झरने पर गई, तो वो खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाए क्योंकि राही को ऐसी जगह बहुत पसंद थी। झरने के पानी से भीगने की वजह से राही की सफ़ेद फ्रॉक पूरी तरह भीगकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी और उसके बाल भी उसके चेहरे, पीठ और गर्दन पर चिपक गए थे। उसकी दूध सी गोरी त्वचा अब हल्की गुलाबी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। इस लुक में वो बहुत हॉट लग रही थी। उसे ऐसे देखकर निधान का गला सूख रहा था कि तभी बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजने लगता है। संगीत। जैसे ही गाने के बोल शुरू हुए, निधान के कदम खुद ब खुद राही की ओर बढ़ गए। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। निधान राही के पास पहुंचकर उसके आसपास एक चक्कर लगाता है। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। फिर निधान अचानक से खींचकर राही को अपनी बाहों में भर लेता है। पहले तो राही थोड़ी चौंकती है, फिर वो शर्म से अपनी पलकें नीचे झुका लेती है। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। फिर अचानक से राही निधान की बाहों से निकल कर जाने लगती है, तो निधान पीछे से ही राही का हाथ पकड़ लेता है। जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियां ना गम, तुम मिले तो बदले जिंदगी के ये मौसम। फिर उसे अपनी तरफ खींचकर निधान पीछे से ही राही को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी नाक सेंशुअली से फिराने लगता है। हो सुन रहा है जो दुआ, मेरा रब है तुझ में, हर जगह था कुछ कम, मिला मुझे सब तुझ में। फिर उसे अपनी तरफ घुमाकर निधान उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगता है, तो राही की पलकें नीचे झुक जाती है। रात दिन देखना तुझको आदत मेरी, यूं तुझे चाहना है इबादत मेरी। फिर उसको अपने और पास खींचकर निधान उसके चेहरे पर अपने होंठ फेरने लगता है, तो राही खुद में ही सिमटने लगती है। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जैसे ही निधान की पकड़ राही पर थोड़ी ढीली पड़ती है, तो वो उसकी बाहों से छूटकर दूसरी तरफ भाग जाती है। तो निधान अपने बालों पर हाथ फेरते हुए राही को देखने लगता है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। राही जो अपनी तेज हुई सांसों को और बड़ी धड़कनों को नदी में खड़े होकर नॉर्मल कर रही थी, तो निधान उसके पीछे से ही अपनी बाहों में भरकर उसकी बॉडी पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी गर्दन पर ठहरी पानी की बूंदों को अपने होठों से छू लेता है। आंखें सेहरा मेरी, तू है भीगा एक बादल, मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओहो तू है बहती नदी, डूबा डूबा में साहिल, मैं हूँ तुझमें फना, तू ही मेरा है हासिल। फिर राही को अपनी तरफ घुमाकर निधान उसके एक हाथ को अपनी गर्दन के पीछे ले जाता है और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और उसके भीगे होंठ देखने लगता है। जब से तू ओ सनम मेरी बाहों में है, एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। और फिर अपने और राही के बीच के फासले को खत्म करते हुए उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर लेता है। पहले तो उसकी किस सॉफ्ट थी, पर फिर धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट होती जाती है। निधान का एक हाथ राही की पूरी बॉडी पर चल रहा था, तो दूसरा हाथ पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर रखे हुए था। धीरे धीरे राही के दोनों हाथ भी निधान की गर्दन पर आ जाते हैं और वो भी उसकी किस में उसकल साथ देते हुए उसके बालों में अपने हाथ घुमाने लगती है। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। गुनाफो। निधान अभी भी किस करने में खोया ही हुआ था कि तभी उसके कानों में कुछ हलचल की आवाज आती है, तो निधान अलर्ट होकर अपने आसपास देखने लगता है। वही राही जो निधान की किस को अभी भी अपने होठों पर फील कर रही थी और अपनी सांसों को नॉर्मल करने में लगी हुई थी। जब वो अपनी आंखें खोलकर निधान की तरफ देखती है, तो वो उसे इतना अलर्ट देखकर सरप्राइज होकर पूछती है, राही क्या हुआ, आप इतना अलर्ट बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो निधान अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए फुसफुसाते हुए कहते हैं, निधान शश, मुझे लगता है कोई खतरा हमारी तरफ ही आ रहा है, हमें अलर्ट रहना होगा। राही निधान की तरह ही फुसफुसाते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि आसपास कोई खतरा है?
निधान बेख्याली में, क्योंकि मैं भेड़िया हूं इसलिए मुझे पहले से ही खतरे का आभास हो जाता है। राही आश्चर्यचकित होकर, क्या? राही का क्या सुनकर निधान को ध्यान आता है कि उसने बेख्याली में क्या बोल दिया है, तो वो अपनी बात संभालते हुए कहता है, निधान अब तुम ही तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो, लेकिन तुम्हें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमें पहले से खतरे का अंदाजा ही गया। तो राही चुप हो जाती है, तो निधान धीरे धीरे उस नदी से राही को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। तो राही निधान से सवाल करती है। राही भ्रमित होकर, आपने तो कहा कि यहाँ पर खतरा है, तो आप मुझे गुफा में क्यों लाए हैं? बल्कि हमें तो यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। तो निधान अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर ऊपर से नीचे एक नज़र घूरकर राही को देखता है, जो ठंड से कांप रही थी, और उससे कहता है, निधान अच्छा, तो तुम ऐसे इन भीगे कपड़ों में जाओगी, और तुम्हें क्या जरूरत थी उस झरने में भीगने की, जब तुम्हें पता है कि जंगल में तुम्हें कोई कपड़े नहीं मिलेंगे। तो राही छोटा सा मुंह करते हुए एक नज़र खुद को देखकर जल्दी से खुद को कवर करके कहते हुए ही कहती है, राही इसमें मेरी नहीं है, उस झरने की गलती है। अगर वो यहाँ होता ही नहीं तो ना मैं उसमें भीगती ही, और ना ही मेरे कपड़े गीले होते। राही की बात सुनकर निधान अपना सर पीटते हुए सोचता है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो गुफा में अपनी नज़र घुमाता है तो उसे अपनी शर्ट साइड में ही रखी हुई दिखाई देती है। तो निधान अपनी शर्ट उठाकर राही को देते हुए कहता है, निधान ये लो, तुम इसे पहन सकती हो। तो राही निधान के हाथ में पकड़ी हुई शर्ट को पकड़ते हुए कहती है, राही तो फिर आप क्या पहनोगे? निधान तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे टैटू है मेरे शरीर को ढकने के लिए। निधान के कहने पर जब राही का ध्यान उसकी ऊपरी नग्न शरीर पर जाता है, तब उसे याद आता है कि अपनी ही उलझनों में उलझने की वजह से उसने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आर्म्स और चेस्ट पर टैटू बने हुए हैं। अब जब राही निधान को ध्यान से देखती है तो वो उसे देखती ही रहती है, क्योंकि निधान इस समय काफी हॉट लग रहा था। उसने नीचे केवल अपनी काली पैंट पहनी थी और उसकी ऊपरी देह पूरी नग्न थी, और उसकी चेस्ट पर और बाजुओं पर एक दहाड़ते शेर का टैटू बना हुआ था, जो दिखने में काफी खूबसूरत और यथार्थवादी लग रहा था। और उसकी बाजुओं पर एक सरपंच का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो अभी असली बनकर किसी को भी निगल जाएगा। साथ ही साथ उसकी पीठ पर चील के पंख बने हुए थे, जो कि काफी मजबूत वाइब देते थे। राही तो उसे ऐसे देखकर देखते ही रह जाती है और खुद से ही मन कहता है, राही यार मेरा बंदा कितना हॉट है, मुझे तो पता ही नहीं था कि नॉवेल वर्ल्ड के अंदर आते ही मुझे इतना हैंडसम बंदा मिल जाएगा। कसम से मेरा तो मन कर रहा है इसे ऐसे ही निहारती रहूं। फिर अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आकर सोचती है, नहीं नहीं राही, तू ये क्या सोच रही है, और तू उन्हें ऐसे क्यों घूर रही है? अगर उसने तुझे खुद को ऐसे घूरते हुए देख लिया तो वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? निधान, जिसने अभी भी अपनी शर्ट को पकड़ रखा था और उसका हाथ अभी भी राही के हाथ से छू रहा था, वो राही के मन की सारी बातें सुन पा रहा था, जिसे सुनकर वो हल्का अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुराता है और फिर राही से कहता है, निधान अगर तुम चाहो तो तुम मुझे गले लगा सकते हो, और जो चाहो वो भी कर सकते हो, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज योर्स। तो राही निधान की बात सुनकर चौंक जाती है और शर्म से उसका चेहरा गुलाबी हो जाता है, और वो अपने गुलाबी चेहरे के साथ हकलाते हुए कहती है, राही मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, आप ये उटपटांग ख्याल अपने दिमाग में लाना छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेशर्म होंगे, वरना मैं आपका प्रपोजल ही स्वीकार नहीं करती। और फिर उसके हाथ से शर्ट लेते हुए कहती है, चलिए अब आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाए, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। इतना कहकर वो निधान को गुफा से बाहर निकाल देती है। गुफा से बाहर आने के बाद निधान, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक से उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो अपने आसपास बड़ी बारीकी से देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री विला। निधान के विला पर निधि जी, अंश और अंशिका निधान से मिलने आए थे, पर जब उन्हें वहां निधान नहीं मिलता तो वो अक्षय को कॉल करके उसे निधान के बारे में पूछती है। पहले तो अक्षय नहीं बता पाया कि मात्रा तैल और निधान के काम में बिजी होने का बहाना करने लगता है, पर जब निधि जी उससे फोर्स करती है तो उसे बताना पड़ता है। अक्षय टेंशन भरी आवाज में, मैम वो 2 दिन से बॉस लापता है, हमने उन्हें हर जगह ढूंढा पर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। निधि जी परेशान होकर, तुम मुझे ये अभी बता रहे हो, और वो ऐसे कैसे लापता हो सकता है? अक्षय, मैम 2 दिन पहले बॉस मिस राही को लेने एक मॉल गए थे, क्योंकि वो उन्हें आप सभी से मिलने लाना चाहते थे, पर मॉल में ही किसी ने मिस राही को किडनैप कर लिया, जिस वजह से बॉस भी उन्हें ढूंढने उनके पीछे चले गए। पर निधि जी पर क्या?
अक्षय पर जब से बॉस गए हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी निकालना मुश्किल हो गया है। पिछली बार उन्हें अग्निहोत्री परिवार के पुराने गोदाम के पास वाले जंगल में देखा गया था, उसके बाद से उनकी कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है। इतना सुनने के बाद निधि जी परेशानी में बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, निधि जी के भोलेनाथ, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना। वही उनको इतना परेशान देखकर अंश और अंशी जो उनके पास खड़े थे वो उनसे पूछते हैं, अंश अंशी एक साथ क्या हुआ बड़ी माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही है? तो निधि जी उन्हें अपने और अक्षय के बीच हुई सारी बातें बता देती है। सारी बात सुनने के बाद अंश अपनी जेब से फोन निकालकर उसमें कुछ करते हुए कहता है, अंश डोंट वरी बड़ी माँ, मैं भाई को यूं चुटकियों में धुंध लूंगा, आप परेशान मत होइए। इससे पहले निधि जी अंश की बात पर कुछ प्रतिक्रिया करती उससे पहले ही अंश अपनी बात कहकर विला से बाहर जा चुका था। वही अंशिका निधि जी को इतना परेशान देखकर साइड से उनके गले में अपनी बाहें डालकर उन्हें साइड हक करते हुए कहती है, अंशी बड़ी माँ, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अंश भाई की एबिलिटी जानती है ना, वो किसी को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। वो छुपने और छुपलने में एक्सपर्ट है, तो अब आप ऐसे दुखी मत रहिए, मुझे आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती है। अंशिका की इतनी प्यारी बातें सुनकर निधि जी प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरकर एक हल्की सी मुस्कान देती है। वहीं दूसरी तरफ गौतमी जी अब नम्रता जी और मुग्धा से काफी घुल मिल चुकी थी। मुग्धा की फैमिली में केवल उसके पापा प्रबोध जी, उसकी मां नम्रता जी और उसका एक छोटा भाई वंश रहता है। सबके साथ गौतमी जी काफी अच्छे से मिल चुकी थी। अभी वो एक तरफ बैठी नम्रता जी से बातें कर ही रही थी कि तभी प्रबोध जी किसी काम के चलते नम्रता जी को बुला लेते हैं। उनके जाने के बाद मुग्धा गौतमी जी के पास बैठकर उनसे कहती है, मुग्धा आंटी, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? गौतमी जी पहले तो ये सोचकर थोड़ा सरप्राइज होती है कि पता नहीं मुग्धा को उनसे क्या बात करनी है, पर फिर वह कहकर मुग्धा के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में जहां केवल एक ब्लू कलर की डिम लाइट जल रही थी और खिड़की से छनकर चांद की रोशनी उस कमरे में आ रही थी, उसी कमरे में नीली डिम लाइट के नीचे रखी आराम कुर्सी पर बैठा जोकरमन अपने सामने टंगी एक लड़की की फोटो को घूर रहा था। अंधेरा होने की वजह से उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उस तस्वीर में चमकती उसकी दो खूबसूरत नीली आंखें साफ साफ दिख रही थी, जो कि काफी जानी पहचानी लग रही थी। कि तभी अचानक से जोकरमन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अचानक से शांत होकर कहता है, जोकरमैन, चित्रा चित्रा चित्रा, तुम्हें क्या लगा तुम मरकर दूसरा जन्म लोगी तो तुम मुझसे बच जाओगी? नहीं नहीं नहीं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसता है और फिर से एकदम शांत होकर कुर्सी से थोड़ा झुककर उस तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, लेकिन तुम भूल गई कि तुम चंद्रवासी को वरदान मिला है कि तुम चाहे किसी भी रूप में जन्म ले लो, लेकिन तुम्हारे रंग, रूप और यादें वही रहेंगी। और इतना कहकर वो कुछ देर रुककर बेहद गुस्से में आगे कहता है, और इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा, भले ही राजा ने रानी को ढूंढ लिया हो, पर मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें पका आ है। वो अभी बोल ही रहा है कि तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगता है, तो वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। कि तभी एक बदली सी आवाज जोकरमन के अंदर से आती है, जो कि किसी 24-25 साल के लड़के की लगती है, जो कि कह रहा था, जोकरमन, तुम कभी उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे, ना तुम पिछले जीवन में उन्हें अलग कर पाए, ना इस जन्म में उन्हें अलग कर पाओगे। आह। कि तभी फिर से जोकरमैन की आवाज आती है, जो कह रहा था, जोकरमैन, तुम मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि तुम पर मेरा काबू है। तो फिर से वही आवाज आती है, भूलो मत कि ये बॉडी मेरी है, एक ना एक दिन मुझे मेरी बॉडी का काबू मिल ही जाएगा। तो फिर से जोकरमैन की आवाज आती है, जोकरमैन, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन, जब से प्रगति जी और हर्षवर्धन जी को राही की किडनैपिंग की खबर आई है, तब से वो लोग काफी परेशान थे। हालांकि निधान राही को ढूंढने गया था, पर तब भी वो काफी टेंशन में थे। अभी हर्षवर्धन जी सोफे पर बैठे इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी प्रगति जी कहती है, प्रगति जी, सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि हमें उसे बुलाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो समय नजदीक आएगा वैसे वैसे राही पर खतरा भी मंडराने लगेगा। हर्षवर्धन जी हल्के गुस्से में, कोई जरूरी नहीं है उसे बुलाने की, तुम्हें पता है न पिछली बार उसने क्या किया था।
प्रगति जी देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूं, पर अब वो ठीक है और मुझे यकीन है कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आपको उसे माफ कर देना चाहिए, आखिर वो हमारा बेटा है। हर्षवर्धन जी लिविंग रूम से बाहर जाते हुए, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वो करो, लेकिन अगर इस बार उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। प्रगति जी खुश होते हुए, ठीक है। इतना कहकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है, प्रगति जी बेटा वो मान गए हैं, अब तुम यहाँ आ सकते हो। फिर थोड़ा सीरियस होकर, पर याद रखना कि वो गलती दोबारा ना हो, वरना इस बार में भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तो सामने से आवाज आती है, माँ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी वो सब मैंने नहीं किया था तब, ये बात आप भी अच्छे से जानती है। तो प्रगति जी बस ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीच बने डरावने मैंशन के एक अंधेरे कमरे के अंदर जोकरमैन पागलों की तरह हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी रेड वाइन के गिलास को हिलाते हुए सोफे पर थोड़ा झुककर बैठे हुए अपने हाथ से सर पकड़कर कहता है, जोकरमैन अब तू क्या करेगा? आयुष मल्होत्रा, अपनी बहन को मुझसे कैसे बचाओगे जब मैं तेरी बहन के एकदम करीब तेरे भेस में ही रहूंगा? आह। तो उसके ही अंदर से वही 24-25 साल के लड़के की आवाज आती है जो कह रहा था, भूल मत जोकर, पिछली बार तेरे काबू में होते हुए भी मैंने तेरे साथ क्या किया था? आह। जोकरमैन, हाँ क्योंकि तब मैं तुझे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। आह। तो फिर से उसी लड़के की आवाज आती है जो कि हंसते हुए कह रहा था, हाँ हाँ हाँ, भूल मत जोकर कि वो एक चंद्रवासी है, बिना उसकी इजाजत के कोई बुरी शक्ति उसे हाथ नहीं लगा सकती। आह। इसलिए उसके सपने देखना छोड़ दे, तू उसे कभी नहीं पा सकता। आह। उस आवाज की बात सुनकर जोकरमैन गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी रेड वाइन के गिलास को फर्श पर फेंकते हुए बेहद गुस्से में कहता है, जोकरमैन बहुत घमंड है ना तुझे उसके चंद्रवासी होने का, पर तेरे इसी घमंड को मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये सब कहते हुए जोकर फर्श पर फैले हुए कांच को अपने जूते से मसल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में निधान अभी अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी वहां दो काले भेड़िए दिखाई देते हैं जो बिना एक पल गवाए सीधे निधान पर हमला कर देते हैं। पर निधान पहले से ही इस हमले के लिए तैयार थे, इसलिए वो बिना एक पल गवाए अपने लाल भेड़िए के रूप में आकर उन दोनों पर पलटवार कर देता है। हालांकि निधान अभी अपनी पूरी शक्तियों को हासिल नहीं कर पाया था, पर फिर भी वो 10 भेड़ियों से एक साथ लड़ने की ताकत रखता था। आखिर वो ऐसे ही सभी भेड़ियों का राजा, भेड़िया दानव ऐसे ही थोड़ी ना बना था, पर जैसे जैसे निधान के हमले जोरदार हो रहे थे वैसे वैसे भेड़ियों की संख्या बढ़ रही थी। आखिरकार 25 भेड़ियों को मारने के बाद निधान रुका, पर तभी उसने महसूस किया कि खतरा अभी तक टला नहीं था, क्योंकि उसे और भी भेड़ियों की वहां आने की आहट मिल रही थी। इसलिए बिना कुछ ज्यादा सोचे निधान गुफा के अंदर गया, जहां राही ने अब तक वो लाल शर्ट पहन ली थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी, ऊपर से उसके गीले बाल उसे और आकर्षक लुक दे रहे थे। निधान अंदर जाकर बिना राही पर ध्यान दिए राही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोला, निधान हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, अब ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमारे दुश्मनों ने हमें ढूंढ लिया है। तो राही उसके साथ दौड़ करके जाते हुए, क्योंकि निधान बड़े बड़े कदम भरते हुए जा रहा था, उससे कहती है, राही अरे पर हुआ क्या है? और मैं ऐसे कहीं पर नहीं जा सकती, मैंने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है। हल की राही छोटे कपड़े पहनती थी, पर वो इतने छोटे कपड़े भी नहीं पहनती थी। राही की बात सुनकर निधान रुककर उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, निधान ठीक तो है, तुम्हारे सारे कपड़े लड़कियां इतने साइज के कपड़े आमतौर पर पहनती हैं, और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत थी उस झरने में भीगने की, जब तुम्हें पता है कि हम जंगल में हैं और यहाँ तुम्हें कोई कपड़े नहीं मिलेंगे। निधान तो अपनी धुन में बोले ही जा रहा था, पर राही का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, बल्कि वो तो अपने आसपास इतने सारे भेड़ियों की लाशें देखकर हैरान थी। फिर वो अचानक से निधान की तरफ देखते हुए कहती है, राही ये इतने सारे भेड़िए कहाँ से आए और इन्हें किसने मारा? राही के सवाल पर निधान ने उसे शांत भाव से कुछ देर देखा, पर फिर बिना उसकी बात का जवाब दिए उसे अपने साथ जंगल के और अंदर ले जाते हुए कहता है, निधान हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। राही अरे पर राही अभी उससे और सवाल पूछना चाहती थी, पर राही को खुद के साथ चलता ना देखकर निधान ने उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ते हुए कहता है, निधान बाकी के सवाल जवाब हम बाद में करेंगे। उसकी इस हरकत पर राही बस दंग होकर रह जाती है और निधान आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के दूसरे इलाके में
जब अक्षय को निधान के बारे में पता चला था कि शायद वो जंगल में गुम हुआ है, तब निधान के सारे बॉडीगार्ड और खुद अक्षय अंश के साथ निधान और राही को जंगल में चारों तरफ से ढूंढ रहे थे। इस समय चारों तरफ केवल सफेद ड्रेस में ढके हुए बॉडीगार्ड फैले हुए थे। ये निधान के स्पेशल बॉडीगार्ड थे, यानी कि ये भी वुल्स थे। पर क्योंकि रूप बदलने पर ये सफेद भेड़िए में बदल जाते हैं, इसीलिए इनका ड्रेस कोड भी सफेद ही था और साथ ही उनकी ड्रेस पर एक स्पेशल बेच भी लगा हुआ था, जिसके संपर्क में अगर कोई भेड़िया आता था तो उससे पता लगाना आसान हो जाता था कि वह दुश्मन है या फिर उनका कोई बॉडीगार्ड ही है। इसलिए निधान की इस स्पेशल टीम में कोई गद्दार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मुकुल आज ही अपनी एक बिजनेस डील पूरी करके इंडिया वापस आया था और जब उसने निधान को कॉल किया तो उसका कॉल नहीं लगा, इसलिए उसने फिर अक्षय को कॉल किया। तब उसे निधान और राही के लापता होने के बारे में पता चला, इसलिए वह भी निधान को ढूंढने जंगल की तरफ ही जा रहा था कि तभी उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। इसलिए मुकुल अचानक से अपनी कार का ब्रेक लगाता है और फिर कार से बाहर आकर अपने सामने बैठी लड़की को कुछ कहने ही जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता बल्कि अपने सामने बैठी लड़की को बस देखता रह जाता है, क्योंकि सामने बैठी लड़की ने कार से टकराने के डर की वजह से अपनी आंखों को कसकर बंद कर रखा था और उसके हाथ में एक प्यारा सा पपी था। शायद वो उसे ही बचाने कार के सामने आई थी। सामने बैठी लड़की और कोई नहीं बल्कि मुगधैल थी। उसने इस समय एक गहरे हरे रंग का पटियाला सूट पहना था और हल्के हरे रंग की स्टॉल ली थी। उसने अपने बालों को एक छोटी में गुथा हुआ था, जो कि उसने एक साइड की थी, और उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था और होठों पर पिंक कलर का लिप बाम लगा हुआ था। मुग्धा हर तरह के कपड़े पहनती थी, पर आज उसने इंडियन वियर कैरी किया हुआ था। मुकुल, जो कि अब तक मुग्धा को देखने में खोया हुआ था, जब मुग्धा ने देखा कि सामने से आती कार रुक चुकी है तो वो उस पपी को गोद में लिए ही मुकुल के सामने जाकर चुटकी बजाते हुए कहती है, मुग्धा, हेलो मिस्टर, क्या तुमने अभी नई कार चलाना सीखा है? जो तुम्हारे सामने से जाता ये क्यूट पपी तुम्हें दिखा नहीं? अगर सामने वाला कोई बेजुबान जानवर है तो क्या तुम उस पर जुल्म करोगे? हाँ। मुकुल, जो मुग्धा को देखने में खोया था, जब वो उसकी इतनी तीखी बातें सुनता है तो वो धीरे से खुद से ही अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, ओहो, ये लड़की तो दिखने में पटाखा और जुबान से धमाका लगती है। मुग्धा, जिसे मुकुल की बात ठीक से सुनाई नहीं दी थी, वो गुस्से में एक हाथ अपने कमर पर रखकर कहती है, मुग्धा, ओह हेलो, तुम अपने आप से बाद में बात करना, पहले मेरी बात का जवाब दो। मुकुल मुग्धा की बात पर उसे कुछ जवाब देता कि तभी उसका फोन बजने लगता है। इस वक्त अक्षय का फोन आया था तो वो बिना देर किए कॉल उठाकर कहता है, मुकुल, अरे यार, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तू तो थोड़ी शांति रख, अब तेरे बुलाने पर एकदम से उड़कर थोड़ी ना आ जाऊंगा। इतना कहकर वो बिना अक्षय की बात सुने कॉल कट कर देता है और कार में बैठने लगता है। जब तक मुकुल अक्षय से बात कर रहा था कि तभी मुग्धा का भाई वंश भी वहीं आ गया था। दरअसल मुग्धा अपने भाई के साथ आज मार्केट में आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। बीच में वंश को वॉशरूम जाना पड़ा और तभी मुग्धा की मुकुल से बहस हो गई। वंश, क्या हुआ दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मुग्धा उसे सब कुछ बताती है। सारी बात सुनने के बाद वंश बस इतना ही कहता है, वंश, ओह अच्छा। जब मुग्धा मुकुल को बिना कुछ कहे कार में बैठकर वहां से गायब होने की तैयारी करती दिखती है तो गुस्से से कहती है, मुग्धा, ओ मिस्टर कहल, चले पहले अपने कारनामों की सफाई दो, वरना मैं तुम्हें यहां से हिलने भी नहीं दूंगी। पहले तो मुकुल मुग्धा को समझने की कोशिश करता है, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। इसलिए अंत में कोई रास्ता न होने पर मुकुल कार की बैकशीट का दरवाजा खोलकर मुग्धा को जबरदस्ती बिठाते हुए कहता है, मुकुल, अरे मेरी माँ, समझने की कोशिश करो, मुझे देर हो रही है, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वंश जब ये देखता है तो वो तुरंत मुकुल का एक हाथ पकड़कर उसे जाने से रोकते हुए कहता है, वंश, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दिन दहाड़े मेरी दीदी को बीच बाजार में किडनैप कर रहे हैं। तो मुकुल, जो अब तक इरिटेट हो चुका था, उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसे भी मुगधैल के बगल में बैकशीट पर बिठाते हुए कहता है, मुकुल, एक काम कर मेरे बाप, तू भी दिन दहाड़े किडनैप हो जा, फिर तुझे अपनी बहन के बीच बाजार में किडनैप होने का गम नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों को बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और अपनी कार स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ जाता है। वहीं मुगधैल और वंश मुकुल की हरकतों से अब तक शॉक में थे, इसलिए वो बिना किसी रिएक्शन के उसके साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में निधान राही को लेकर आगे जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ती, इसलिए वो राही को नीचे उतार कर आसपास देखकर कुछ सोचने लगता है।
वही राही जो अब तक निधान के ऐसे उछलने से और फिर ऐसे उतरने से गुस्से में उसे घूर रही थी। वो निधान को आगे न बढ़ता देखकर खुद ही आगे जाने लगती है तो निधान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, निधान रुको, मुझे लगता है यहाँ आसपास कोई खतरा है। राही जो बार बार खतरा सुनकर अब पक चुकी थी वो गुस्से और चिढ़ के मिले जुले भाव के साथ कहती है, राही खतरा खतरा पक गई मैं बार बार एक ही शब्द सुनकर मुझे लगता है खतरा मुझे उनसे नहीं बल्कि खतरा खुद मेरे साथ चल रहा है। आपको चलना है तो चलिए मेरे साथ, लेकिन अब मैं और इस जंगल में इन आधे अधूरे कपड़ों के साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर राही थोड़ी आगे बढ़ जाती है। जब वो दो पेड़ों के बीच से निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इससे पहले कि राही उस आवाज को सुनकर कोई रिएक्शन देती है, उससे पहले ही निधान राही को खींचकर उस जगह से दूर कर देता है। राही के उस जगह से हटने के बाद वहां पर एक तीर आकर लगता है और कुछ ही देर में वो जगह कई सारे आदिवासी से भर जाते हैं। कुछ देर बाद निधान और राही उन आदिवासियों के बीच में उनके साथ चलते हुए कहीं जा रहे थे कि तभी एक काले रंग की कार वहां आकर रुकती है और उस कार में से अक्षय और अंश बाहर आकर भागते हुए आते हैं और न पे छोटी ई की मात्रा धयल न और आदिवासियों से कुछ कदम की दूरी पर रुक जाते हैं। निधान को आदिवासियों के साथ देखकर अंश अपना सर खुजाते हुए कंफ्यूज हो जाता है और निधान से पूछता है, अंश भाई आप तो बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे ना, तो क्या अब आप आदिवासियों के साथ भी बिजनेस डील करने लग गए हैं? जहां अंश की इस बात पर रयल ही और अक्षय मुंह दबाकर हंसते हैं तो वहीं न पे छोटी ई की मात्रा धयल न अंश को बुरी तरह घूरने लगता है। निधान के इस तरह घूरने से अंश सक पका जाता है और चुप हो जाता है। अंश को चुप होता देख निधान अपने दांत पीसते हुए अक्षय से कहता है, निधान अगर अब तुम लोगों का अपने दांत का प्रचार करना हो गया हो तो मुझे इन अजीब इंसानों से आजाद करवाओ। अंश निधान को बीच में टोकते हुए, भाई इन्हें आदिवासी कहते हैं। निधान अंश को घूरते हुए, क्यों क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो? तो अंश चुप हो जाता है। राही तंज कसते हुए, आप तो खुद भी बहुत सक्षम हैं, ना तो खुद ही आजाद हो जाए दूसरों से क्यों हेल्प ले रहे हैं, वैसे भी आप ही यहाँ आने को बेताब थे। अंश निधान के कुछ बोलने से पहले ही, भाभी आप टेंशन मत लो, आपका ये प्यारा होने वाला देवर है न, ये अभी आपको आजाद करवाता है। और फिर वो बिना किसी के कुछ बोलने का इंतजार किए कार से गन निकालकर उन आदिवासियों पर तानते हुए कहते हैं, अंश देखो मैं दिखता भले ही क्यूट हूं पर मैं हूं बहुत खतरनाक, अब चुपचाप मेरे भाई और होने वाली भाभी को छोड़ो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर उन आदिवासियों में से एक आदिवासी आगे आकर अपने हाथ में पकड़े हुए शूल को 2 बार जमीन में पटक कर अपने आदिवासी भाइयों से अपनी आदिवासी लैंग्वेज में कुछ कहता है और उसके बाद सीन ब्लैंक हो जाता है। कुछ देर बाद अंश और अक्षय भी अब उन आदिवासियों के बीच न पे छोटी ई की मात्रा धयल न और राही के साथ चले जा रहे थे। निधान क्या जरूरत थी इन अजीब लोगों को भड़काने की? अंश बेचारा सा मुंह बनाते हुए, मुझे क्या पता था कि ये लोग भड़क जाएंगे। तो राही अंश के पास जाते हुए उत्साहित होकर कहती है, राही वैसे कुछ भी कहो देवर जी, आपने क्या धांसू डायलॉग मारा था एक बार को तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। अंश चमकती आंखों से राही को देखते हुए, सच भाभी? राही हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर वो दोनों आपस में हाई फाई करते हैं और अक्षय भी उनकी बातों में शामिल हो जाता है। उन दोनों की बात सुनकर निधान उन्हें अजीब नजरों से देखता है और फिर अपने सरनामे हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में प्रगति जी मुख्य द्वार पर खड़ी अपने सामने खड़े एक 25 साल के लड़के को अपने हाथ में पूजा की थाल लिए अपनी चमकती आंखों से उसकी आरती उतारते हुए देख रही थी। उसकी आरती उतारने और नजर उतारने के बाद प्रगति जी नम आंखों से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे को प्यार से छूमते हुए बोली, प्रगति जी मेरा बच्चा, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूं, पता है तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। इतना कहकर प्रगति जी अपने सामने खड़े लड़कों को अपने गले से लगा लेती है। वही वो सामने खड़ा लड़का भी उन्हें वापस से गले लगाते हुए कहते हैं, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मॉम। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रगति जी का बायोलॉजिकल बेटा आयुष है जिसकी उम्र 25 साल है। खैर वो अपने माता पिता से इतने सालों तक इतने दूर क्यों रहा ये तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अब कहानी पर वापस आते हैं। आयुष दिखने में काफी हैंडसम है, उसकी ग्रे आंखें और शार्प जॉलाइन उससे एक अलग लुक देती है। उसने इस वक्त एक सफेद पैंट और नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने एक हाथ से सूटकेस का हैंडल पकड़ा हुआ था।
और दूसरा हाथ जिसमें उसने रोलेक्स की एक महंगी लिमिटेड एडिशन की घड़ी पहनी हुई थी वो उसकी पैंट की जेब में थी। उसके भूरे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे जो उसे क्यूट लुक दे रहे थे और उसने अपने कंधे पर एक बैग लटकाया हुआ था। आयुष से कुछ इमोशनल बातें करने के बाद प्रगति जी उसे घर के अंदर ले जाती है। जब हर्षवर्धन जी आयुष को घर में देखते हैं तो वो उसे अनदेखा करके प्रगति जी से कहते हैं, हर्षवर्धन जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण काम है। जब तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चले तो मुझे सूचित कर देना। इतना कहकर हर्षवर्धन जी बिना प्रगति जी का जवाब सुने वहां से चले जाते हैं। वही प्रगति जी जब उनका ऐसा व्यवहार देखती है तो उनका चेहरा उतर जाता है। जब आयुष प्रगति जी को ऐसे मायूस देखता है तो वो उन्हें समझ हेलते हुए कहते हैं, आयुष मॉम, आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूं ना, मैं कुछ ना कुछ करके डैड के मना ही लूंगा, आखिर गलती भी तो मैंने ही की थी। इतना कहकर वो भी मायूस आंखों से हर्षवर्धन जी को बाहर जाते हुए देखकर अपने मन ही मन कहता है, आयुष, आई एम सॉरी डैड। फिर अचानक से ही आयुष के सर में हल्का सा दर्द होता है जिससे वो धीरे से करा उठता है। आयुष उस दर्द के बाद अचानक ही उसका व्यवहार बदल जाता है और उसकी आंखों में एक शैतानियत झलकने लगती है। वही प्रगति जी उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ घबराते हुए देखकर कहती है, प्रगति जी, आयुष बेटा क्या हुआ? तो आयुष अपनी आंखों की चमक छुपाते हुए कहता है, आयुष कुछ नहीं मॉम, वो मैं क्या पूछ रहा था कि रैल ही कहल है। आयुष की बात सुनकर प्रगति जी के चेहरे पर परेशान भाव आ जाते हैं। फिर वो कुछ सोचकर अब तक जो कुछ भी रैली की किडनैपिंग के बारे में उन्हें पता था वो सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में अंशिका अभी अपने कमरे में एक सोफे पर बैठी अपने नाखून चबाते हुए कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके साइड में रखा उसका फोन रिंग करने लगता है। जब वो नंबर देखती है तो तुरंत कॉल पिक कर लेती है। जब वो कॉल पिक करती है तो उधर से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर वो तुरंत कहती है, अंशिका, क्या मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर वो बिना चेंज किए ही जाकर अपनी कार में बैठकर वहां से कहीं चली जाती है। इस वक्त उसने क्रीम कलर की एक लूज टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स कट कैरी की हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में निधान, राही, अंश और अक्षय अभी तक उन आदिवासियों के बीच चलते हुए उनसे बचने की कोई तरकीब सोच ही रहे थे कि तभी वहां एक नीले रंग की कार और रुकती है, जिससे मुकुल बाहर आकर दूर से ही अपने दोनों हाथ फैलाए करके निधान की तरफ देखकर रोने की नौटंकी करते हुए कहते हैं, मुकुल, निधान, मेरे भाई, ये तेरे साथ क्या हो गया? कुछ दिनों को मैं विदेश क्या गया, तूने तो अपनी ट्राइब ही बदल ली। मुकुल के कार से बाहर निकलते ही मुगधैल और वंश भी कार से बाहर आ गए थे और वो इस टाइम साइड में खड़े होकर अजीब नजरों से मुकुल को घूर रहे थे। वहीं मुकुल की ओवर एक्टिंग देखकर निधान उसे अपनी आंखें छोटी करके बुरी तरह से घूरता है जिससे मुकुल झेपकर चुप हो जाता है। वही अंश जो अब तक चुप था, जब उसकी नजर साइड खड़े मुगधैल और वंश पर जाती है तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुकुल से शिकायत करते हुए कहते हैं, अंश, मुकुल भाई, ये ठीक नहीं है, आपने मुझसे बिना सलाह लिए ही शादी भी कर ली और अब आपका ये इतना बड़ा बच्चा भी है। हाय, अब मेरे सपनों का क्या होगा? मैंने कितने सपने सजाए थे आपकी शादी में डांस करने के और धमाल मचाने के। इतना कहकर वो रोने की एक्टिंग करने लगता है। जब सब अंश की बात सुनते हैं तो एवरीवन वाज लाइक है। मुग्धा और मुकुल भ्रमित होकर शादी और फिर एक दूसरे को हैरानी में देखकर तेज आवाज में कहते हैं, नो वे, शादी, वो भी इससे कभी नहीं। वंश खुद की तरफ भ्रम से एक उंगली उठाते हुए, बच्चा, और मैं, फिर अपने आप को अच्छे से चेक करते हुए, किस एंगल से? राही अपना सर खुजाते हुए, अंश, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये इनका बेबी है तो जब इनकी शादी हुई होगी तब तो ये बच्चे होंगे। अंश अपने सर पर हल्का हाथ मारते हुए, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर राही की बलैया लेते हुए, वाह, मेरी होने वाली भाभी कितनी समझदार है। निधान, जो अब उन दोनों की पागलों वाली नौटंकी देखकर पक चुका था, वो पॉइंट पर आते हुए मुकुल से कहता है, निधान, अब अगर तुम सबका हो गया हो तो क्या तुम हम लोगों को यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढोगे? मुकुल निधान की बात हल्के में लेते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी तुम लोगों को छुड़वाता हूँ। इतना कहकर वो बिना किसी के रिप्लाई का इंतजार किए जाकर कार से गन निकालकर उन आदिवासियों पर तानते हुए कहते हैं, मुकुल एटीट्यूड से, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो मेरे दोस्तों को छोड़ो। उसकी बात सुनकर पहले की ही तरह एक आदिवासी समूह से बाहर आकर अपना शूल 2 बार जमीन पर पटकता है और अपनी अजीब सी भाषा में कुछ कहता है, जिसके बाद सीन फिर से चेंज होता है। कुछ देर बाद
अब मुकुल, मुग्धा और वंश भी निधान, राही, अंश और अक्षय के साथ उन आदिवासियों के बीच चल रहे थे और इस बार उनके दोनों हाथों को किसी पेड़ की बेल से बांध दिया गया था। वही मुग्धा और वंश मुकुल को बुरी तरह घूर रहे थे, जिससे मुकुल उनसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अंश मुकुल से, भाई आपको क्या जरूरत थी इन आदिवासियों को बंदूक दिखाने की, जब आपको पता है कि ये आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, इन्हें आपकी भाषा कहाँ से समझ में आएगी। निधान तंज कसते हुए, हाँ देखो तो समझा भी कौन रहा है जिसने कुछ देर पहले खुद भी ये हरकत की थी। तो अंश इधर उधर देखने लगता है, वही मुकुल इस बात में इंटरेस्ट लेते हैं हुए। मुकुल, अच्छा क्या इसने भी ऐसा ही किया था। इससे पहले कि निधान मुकुल को कुछ रिप्लाई देता है, उससे पहले ही राही निधान को घूरते हुए उस पर तंज कसती है। राही, हाँ तो आप कौन से दूध के धुले हैं, कुछ देर पहले की बात भूल गए क्या। वही दूसरी तरफ आयुष जब प्रगति जी की सारी बात सुनने के बाद अपने कमरे में आ तैल है तो उसकी आंखों की वो शैतानी चमक उसकी आंखों में फिर से नाचने लगती है। आयुष कमरे में आकर किसी को कॉल करता है और कहता है, आयुष क्या उनका कुछ पता चला। तो सामने से आवाज आती है, नहीं जोकर, जंगल के कुछ आगे जाते ही हमारे सभी आदमियों को एक अजीब सी शक्ति घेर लेती है जिस वजह से वो सब गहरी नींद में चले जाते हैं, इस वजह से हम उन्हें अभी भी ट्रैक नहीं कर पाए हैं। आयुष, हम उस पावर का कलर और वाइब कैसा है। जोकर, उस पावर का रंग दूधिया सफेद है और उसमें बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। इतना सुनने के बाद आयुष जोकर गुस्से में अपन एलफोन पटक देता है जिससे फोन कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। आयुष गुस्से में हाफते हुए, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी पावर कभी वापस आए, इससे पहले कि उसकी सारी पावर वापस आए मुझे कुछ करना होगा। वो इतना सब बोल ही रहा था कि तभी उसके सर में फिर से हल्का दर्द होता है और उसके बाद उसके अंदर से असली आयुष की आवाज आती है जो उस पर हंसते हुए उससे कह रहा था, आयुष, हाँ 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 क्यों, क्या हुआ जोकर, पता नहीं मिला मेरी प्रिंसेस का। हाँ हाँ हाँ, मिलेगा भी कैसे जोकर, क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है और अब तो उसे प्रोटेक्ट करने वाले ने भी उसे खोज लिया है और अब वक्त है उसकी यादें वापस लाने का। जोकर गुस्से में सारे कमरे को तहस नहस करते हुए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम तो मेरे अंदर कैद हो तो तुम कैसे उसकी मदद कर सकते हो। और अगर तुम मदद नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा है। आयुष, क्यों भूल गए क्या कि अतीत में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और जब मेरी राजकुमारी उसके साथ है और उसकी भावनाएं उसके वुल्फ डेमन किंग के लिए मजबूत हो रही है तो तुम्हारा जादू तो टूटेगा ही। और रही बात किसके मदद करने की, तो भूलो मत, जहां तुम्हारे जैसे बुरे लोग और बुराई होती है वहां किसी न किसी रूप में अच्छाई निकल ही आती है। जोकर हैरान होते हुए, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो उन दोनों की यादें मिटा दी थी और उन्हें किसी और दुनिया में भेज दिया था। आयुष, अगर तुम दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकते हो तो क्या वो नहीं खोल सकते, तो बस उन्होंने भी खोल लिया और लौट आए अपनी असली दुनिया में। जोकर अपना सर पकड़ते हुए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयुष, ऐसा ही हुआ है। जोकर अपनी लाल आंखों से एक शून्य में ताकते हुए, नहीं, मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद अचानक से उसका सर भारी हो जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। प्रगति जी जो आयुष के कमरे से इतनी आवाजें सुनकर वही आ रही थी, जब वो कुछ गिरने की आवाज सुनती है तो जल्दी से आयुष के कमरे का दरवाजा खोलती है। व पे आ की मात्रा जयल खोलते ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और आयुष फ्लो पर बेहोश गिरा हुआ था। ये सब देखकर प्रगति जी की चीख निकल जाती है। आयुष